अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 11 के फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 के प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और हमने अपने 2 प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज प्रॉब्लम नंबर 11.3 से स्टार्ट करना है। 11.1 और 2 हमने लास्ट डे कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 11.3 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जी। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। अपना डाटा जो गिवन है हमारे पास, उसमें सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड दी गई है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। हम स्पीड को आमतौर पर आप जानते हैं v से डिनोट किया करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू v, जो कि गिवन है हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है। इफ द वेव लेंथ नोट इज 5 सेंटीमीटर, वेव लेंथ जो नोट की गई है वो 5 सेंटीमीटर है। वेव लेंथ को आपको मालूम है, हम लैम्डा से डिनोट किया करते हैं। वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है, और वेव लेंथ यानी लेंथ है एक, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो इसको हम इसके यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो इसका बेस यूनिट है मीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 100 पर डिवाइड किया करते हैं, तो ये मीटर में चेंज आता है, दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। इसके बाद पूछा गया कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। ये बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और एंड पर ये भी बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल रेंज में है। स्टूडेंट, हम अपना वेव इक्वेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं अकॉर्डिंग वेव इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव। ये हमारा फार्मूला है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट देखें, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बाकी दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू पुट कर देता हूं। v की वैल्यू है 330 और फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिख दूंगा। वेवलेंथ की वैल्यू है 0.05 मीटर। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं इनमें से एक क्वांटिटी को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो जाकर डिवाइड करूंगा। 330 जो हमारे पास गिवन है 330 इज इक्वल टू f इंटू 0.05। अगर मैं इस क्वांटिटी को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो मैं डिवाइड करूंगा, 330 से डिवाइड होगा 0.05, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं इस साइड पर लिख सकता हूं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 330 को 0.05 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करने पर आंसर बनता है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पर चेक करूं तो ये 6600 भी बन सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी 6600 भी आ सकता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप दोनों तरह से आंसर लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो दैट इज इक्वल टू 6600
00 हर्ट्ज के इक्वल है। अब हमने ये जानना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ आंसर में फाइंड हुई है, क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर है, क्या ये ऐसी साउंड है जो प्रोड्यूस साउंड हो रही है, इसको हम सुन सकते हैं। तो हमने जाना था कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 6600 या 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 हर्ट्ज, ये हमारी इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर हम एंड पर लिख देंगे कि यस। बस इसमें हमने एक बात लिखनी है कि यस दिस फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल रेंज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करता हूं जी। प्रॉब्लम नंबर है जी 11.4। प्रॉब्लम नंबर 11.4 की तरफ मूव करता हूं जी। .4 की स्टेटमेंट की तरफ आता हूं। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है हार्ट बीट काउंट करता है 1 मिनट में 72। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। स्टूडेंट, हमने जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जानी थी वो ये जानी थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हार्ट बीट्स, जब हार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है तो जो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। और हार्ट बीट को टाइम पर डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि किसी खास टाइम पर वो कितनी हार्ट बीट काउंट कर रहा है या काउंट की जा रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 11.4 है तो अपने डाटा की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन है, हम इसको एन से डिनोट करेंगे। कितनी हार्ट बीट काउंट करता है इसको नंबर ऑफ हार्ट बीट कह सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं या नंबर ऑफ वेव्स भी हो सकती है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये 72 है। और ये किसी खास टाइम में काउंट की जाती है जो कि यहाँ पर 1 मिनट दिया गया है। टाइम जो है वो भी हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। और हम जानते हैं कि टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 60 सेकंड के इक्वल है। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का की डेफिनेशन ये थी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले यहाँ डाटे में आप मेंशन कर दोगे कि फ्रीक्वेंसी जो है f, ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू f, ये आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करें, n हमारे पास 72 है और टाइम जो है वो 60 है। आपके पास आंसर आ जाएगा 72/60 दैट इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज। इसी के रिलेटेड दूसरी बात पूछी गई है कि आप उस वेव का पीरियड डिफाइन करो, यानी हमने टाइम पीरियड डिफाइन करना है। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, हमें जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी को 1 पर डिवाइड करें तो टाइम पीरियड इक्वल हो जाता है। टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 1/1.2। तो हमारे पास टाइम पीरियड का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। तो हमारा यहां से आंसर आ जाएगा 0.83 सेकंड। ये हमारा टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी हमारी आई थी 1.2 हर्ट्ज। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी थी। अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ कर रहा हूं जो कि है हमारे पास
प्रॉब्लम नंबर 11.5 प्रॉब्लम नंबर 11.5 कर रहा हूं जी। सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आता हूं जी। स्टेटमेंट है जी, ए मराइन सर्वे शिप सेंड द साउंड वेव straight to the sea bed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये बताया गया है कोई वेव जो कि सी में यानी समंदर में सेंड की गई है, भेजी गई है, और वो हमें किसी खास पार्टिकुलर टाइम पर रिफ्लेक्ट करके वापस हम तक पहुंचती है। ये बताएं कि ये जो सी है हमारे पास इसकी डेप्थ कितनी है, यानी हमने इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। अगर यहाँ ऊपर से देखूं तो ये हमारे पास डेप्थ है, और अगर यहाँ से नीचे से देखूं तो हमारे पास हाइट भी बनती है, यहाँ से वाटर कितनी हाइट तक है। तो ये हम यूं समझ सकते हैं कि एच हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास इसकी डेप्थ होगी। तो सबसे पहले डाटा की तरफ आता हूँ। डाटा में पहली चीज दी गई है जी, जो वेव हमने सेंड की है वो हमें 1.75 सेकंड लेटर सुनाई देती है, यानी 1.5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो सबसे पहले टाइम जो गिवन है जिसके बाद हमें वो वेव सुनाई देगी वो है हमारे पास 1.5 सेकंड। अच्छा, दूसरी चीज हमारे प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है, टाइम को मैं टी से डिनोट करता हूँ, स्मॉल टी से, और स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको मैं वी से डिनोट करता हूँ, जो कि 1500 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, तो फाइंड हमने करनी है ये डेप्थ, टाइम और v हमें गिवन है। स्टूडेंट 9th क्लास में हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी के डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड आती है, और उससे हमने एक रिजल्ट फाइंड कर लिया था कि s इक्वल होता है vt के वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। और हमने जो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन जो हमें टाइम यहाँ पर गिवन दिया गया है वो इस वेव्स को यहाँ जाने में और दोबारा वापस हम तक पहुंचने में लगता है, वो है 1.5 सेकंड। तो हमने तो जस्ट इसका सिंगल डिस्टेंस फाइंड करना, यानी डबल फाइंड नहीं करना, एक मरतबा जाने का एक मरतबा आने का फाइंड नहीं करना, इसलिए हम टाइम को हाफ कर लेंगे। टाइम का हाफ लेकर टी की जगह पुट करेंगे, या फिर वैल्यू पुट करके एंड पर जो हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस उसको हाफ कर देंगे तो वो हमारी हाइट आ जाएगी। मैं इसको इस मेथड से करता हूँ। तो v हमारे पास 1500 है, t हमारे पास 1.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, that is equal to 2250 ये हमारा डिस्टेंस आता है मीटर में। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है, ये इसका डबल है, यानी जो टाइम दिया गया है इस वेव को जाने में और वापस हम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो गिवन है, वो 1.5 है। हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया है ये इसका डबल है, इसको हाफ करेंगे तो h इज इक्वल होगा डिस्टेंस s का हाफ। ये h जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है, अपने डाटा में भी ये बात हम मेंशन कर देते हैं कि डेप्थ जिसको मैं s यहाँ नोट कर रहा हूँ, जो हाइट जो उस वाटर की है उसको हमने फाइंड करना है। तो h को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास है 2250 by 2, that is equal to 1125 मीटर। हमारे पास इसकी डेप्थ जो है यानी इस वाटर की यहाँ इसकी सी बेड से लेकर कितनी हाइट है ये हमारे पास टोटल आ जाएगी 1125 मीटर। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर है जी 11.6।
प्रॉब्लम नंबर 11.5 हमने कंप्लीट किया है। 11.6 की तरफ मूव कर रहा हूँ। 11.6 की स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जी। प्रॉब्लम नंबर 11.6 जिसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है, स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स near a cliff and heard the echo for 5 seconds। स्टूडेंट वैसे ही ये बात जैसे पिछले अमेरिका में की गई थी कि स्टूडेंट क्लैप करता है और उसको जो इको सुनाई देती है, उसका टाइम दिया गया है कि आफ्टर 5 सेकंड। स्टूडेंट ने क्लैप की है और वो इको सुनता है, यानी उस क्लैप की किसी यहाँ पर अगर स्टूडेंट कोई मौजूद है, उसने यहाँ पर क्लैप की है, तो उसको यहाँ पर कोई वॉल है जिससे आवाज जाकर रिफ्लेक्ट करती है और उसको दोबारा जब सुनाई देती है, वो है टोटल टाइम है उसका 5 सेकंड। ये जो टाइम हमारे पास है गिवन 5 सेकंड। दूसरी चीज इसमें गिवन दी गई है कि क्लिफ है कोई, यहाँ पर मौजूद कोई क्लिफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एस ये फाइंड करो, यानी ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। और उसमें ये बात बताई गई है कि जो स्पीड है साउंड की यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, वो हमारे पास है 346 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू v 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर पर सेकंड। थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकंड। हमने फार्मूला सेम है जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था, s इक्वल टू वी टी, लेकिन ये डिस्टेंस हमने डबल फाइंड नहीं करना, जाने का फिर आने का, हमने सिर्फ एक साइड का फाइंड करना। उसके लिए या टाइम को हाफ करेंगे या एंड पर डिस्टेंस फाइंड करके इसको हाफ कर देंगे, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। s इज इक्वल टू v 346 है, टाइम हमारे पास 5 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 730 मीटर। 730 मीटर ये हमारा डिस्टेंस आता है। लेकिन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं जो वो डिस्टेंस जो कि सिर्फ उसको किसी एक साइड से जाने में यानी लगता है, टाइम लगता है किसी एक साइड का डिस्टेंस, तो उसके लिए हम इसको हाफ करेंगे। अगर मैं इसको s डैश कह दूं तो हमारे पास s जो होगा वो इक्वल होगा s डैश ओवर 2 के। तो s डैश जो कि हमने फाइंड किया है 730/2 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है।